नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, BA तृतीय वर्ष, दंडीकृत विश्रुत चरितम के श्रृंखला में आज 16वां दिन है। आज हम 16वां व्याख्यान सुनेंगे। हम देखते हैं कि बिहार भद्र के बहकावे में आकर राजा अनंत वर्मा वृद्ध और अनुभवी मंत्रियों का तिरस्कार करने लगता है, उनका उपहास करने लगता है। हमने देखा 21 ऐसे लक्षण बताए गए जिनसे यह पता चलता है कि राजा अब वृद्ध मंत्रियों की बातों में रुचि नहीं ले रहा है, वो उनको नज़रअंदाज करने लग गया है, उनकी उपेक्षा कर रहा है, उनकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा है। अब मंत्रीगण विचार करते हैं कि हमने बहुत कोशिश कर ली, हम इसके सामने जब कुछ बोलते हैं तो ये ऐसे पेश आता है मानो हम इससे कोई भीख मांग रहे हों और हमारा मजाक उड़ाता है। तो बेहतर है कि अब हम चुप रहें। इसी चीज़ को आगे देखते हैं। सत्यम आह चाणक्य, चाणक्य ने ठीक ही कहा है। चित्त ज्ञानानुवर्तिनो अनर्थाः अपि प्रियाः। चित्त ज्ञान का जो अनुवर्ती होता है वो अनर्थ हो, अनर्थकारी हो तब भी प्रिय होता है। चाणक्य बहुत बड़े विचारक हुए हैं, बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर हैं, राजनीतिक विचारक हैं। विश्व में चाणक्य का एक राजनीतिक विचारक के रूप में स्थान है। यहाँ भी हम देखते हैं भारतीय परंपरा में हालांकि चाणक्य को बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं मिला, लेकिन जब बात राजनीति की आएगी तो चाणक्य की बात तो आएगी। तो हम देखते हैं कि मंत्रीगण विचार करते हैं कि चित्त ज्ञानानुवर्तिनो अनर्था अपि प्रिया। ये सामान्य लक्षण है, सामान्यतः यही होता है। कुछ विशिष्ट हो तो अलग बात है, सामान्यतः यही होता है कि आपके चित्त ज्ञान का जो अनुवर्तन करे, आपके चित्त को जान ले, आपको क्या पसंद है, क्या पसंद आएगा, इसको जान ले और उसका जो अनुवर्तन करे, उसके अनुकूल बात करे, वो आपको प्रिय होगा, भले वो आपके लिए अनर्थकारी क्यों ना हो। कठोपनिषद में बात आती है श्रेय और प्रेय की। श्रेय वो जो आपके लिए बेहतर है, आपके हित की बात है, लेकिन जो आपके हित की बात होती है वो हमेशा अच्छी नहीं लगती। कई दफ़े गोलियां कड़वी होती हैं, वो गोलियां जो आपकी तबीयत ठीक करती हैं, जो आपकी तबीयत को फ़ायदा पहुंचाती हैं, वो गोलियां कड़वी होती हैं, लेकिन मीठी गोलियां अच्छी लगती हैं, कड़वी गोलियां निगलना कौन चाहता है। लेकिन आप समझ लें कि जब सेहत के लिए माकूल कड़वी गोलियां आपको बुरी लगने लग जाएं, तब आपके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। तो राजाओं के चित्त के अनुकूल, राजाओं के मन के अनुकूल बात करने वाले अनर्थकारी भी प्रिय होते हैं। और दक्षिणा अपि तद्भाव बहिष्कृता, राजा के जो दक्षिण है यानी राजा को जो अनुकूल बात कर रहे हैं, राजा का जो भला चाहते हैं, वो भी तद्भाव बहिष्कृता, उस भाव से बहिष्कृत हैं, यानी राजा के मन की बात को नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ राजा के फायदे की बात बता रहे हैं, राजा को लाभ करने वाली बातें बता रहे हैं। तो द्वेष्या भवेयु इति, वो द्वेष के योग्य हो जाएंगे। राजा उनसे द्वेष करेगा, राजा उनको नापसंद करेगा। तथापि का गति, फिर भी हम कर ही क्या सकते हैं। वी आर हेल्पलेस, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि राजा सुनता ही नहीं है। कुछ करें तो तब जब राजा सुने। राजा है, आप उससे ज़बरदस्ती कर नहीं सकते, सिर्फ समझा सकते हैं और वो आपकी बात सुनने को राजी ही नहीं। सुनता है तो कान नहीं देता। तथापि का गति,
अविनीतो अपि न परित्याज्य पितृपैतामही रस्मादृशैर अयम अधिपति। ठीक है, राजा अविनीत है, उद्दंड है, फिर भी हम इसे छोड़ नहीं सकते। न परित्याज्य, ये परित्याग के योग्य नहीं है। क्यों? पितृपैतामही अस्मदृशई अयम अधिपति। यह हम जैसों का पितृ पितामह परंपरा से ही अधिपति है, यानी इसके बाप दादाओं की सेवा हमारे बाप दादाओं ने की है। हम वंश परंपरा से इसके सेवक और इस राज्य के वफादार रहे हैं, तो हम इसको छोड़ भी नहीं सकते। अच्छा ठीक है, छोड़ नहीं सकते तो अपरित्यजंतो अपि कमुपकारम अश्रूयमाण वचः कुर्मः। लेकिन न छोड़ते हुए भी, अपरित्यजंतः अपि, न छोड़ते हुए भी, कम उपकारम, छोड़ तो नहीं सकते लेकिन इसका उपकार क्या करें, इसका कौन सा भला करें। अश्रूयमाण वचः कुर्मः, हम लोग जो अश्रूयमाण वच हैं, यानी जिसके वचनों को सुना नहीं जाता, जब हमारी ये बात ही नहीं सुनता तो हम ना भी छोड़ें तो इसका भला भी तो कुछ नहीं कर सकते। सर्वथा नयज्ञस्य वसंत भानो रश्म केंद्रस्य हस्ते राज्यमिदं पतितम। वृद्ध मंत्रियों को आभास हो गया था कि राजा अश्मकेंद्र वसंत भानु बहुत नीतिवान है, नयज्ञ है, नीतियों को जानने वाला है और उसकी इस राज्य पर नज़र है, बल्कि यह उसके षड्यंत्र से ही ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो देख रहे हैं और देख करके भी कुछ नहीं कर सकते। एक स्टेज ऐसी आती है जब आप गलत राह पर जा रहे होते हैं और आपके चाहने वाले, आपका भला सोचने वाले, आपको जो भी कहते हैं वो आपको सुनाई नहीं देता और आपको सिर्फ उनकी बातें अच्छी लगती हैं जो आपको गलत मार्ग पर जाने के लिए, कुएं में गिरने के लिए प्रोत्साहित कर रहे होते हैं, और वो मुट्ठियाँ भींच करके रह जाते हैं कि काश कि हम कोई मदद कर सकते हैं। यही हाल इस समय मंत्रियों का है। वो कहते हैं कि सर्वथा नीतिमान जो वसंत भानु है, अश्मकेंद्र, अश्मक प्रदेश का इंद्र यानी राजा है, यानी अश्मक प्रदेश यानी आसाम प्रदेश का जो राजा है वसंत भानु नामक, उसके हाथ में अब ये राज्य लगभग गया ही समझो, यानी अब उसको रोक नहीं सकते। कोई स्थिति नहीं बनती कि ये राज्य उसके हाथों में जाने से रोका जा सके। अब एक उम्मीद बचती है, अपि नामापदो भाविन्यः प्रकृतिस्थम एनम आपादयेयुः। अपि नाम हो सकता है, भाविन्यः आपदो, भावी आपदाएं, आने वाली जो आपत्तियां हैं, कष्ट हैं, वो प्रकृतिस्थम एनम आपादयेयुः, एनम यानी इस राजा को प्रकृतिस्थ कर दें, आपादयेयुः, प्रकृतिस्थ कर दें, यानी ये अपनी प्रकृति में, अपने स्वाभाविक नेचर में लौट आए। अभी अपने नेचर से दूर चला गया, ये इसका नेचर नहीं है। ये आमोद प्रमोद, विलास, क्रीड़ा, श्रृंगार, ये सब इसका नेचर नहीं है। राजा बहुत ही टैलेंटेड, बहुत काबिल है, आखिरकार पितृ परंपरा से वो बहुत योग्य राजा है, लेकिन अपने प्रकृति से दूर चला गया है। हो सकता है आने वाली विपत्तियां इसे अपनी प्रकृति में लौट आने के लिए मजबूर कर दें, और यह हो सकता है ना भी करें। मे बी नॉट, मे बी नॉट। अनर्थेषु सुलभ व्यलीकेषु क्वचिद उत्पन्नो अपि द्वेषः सद्वृत्तम अस्मै न रोचयेत्। ये जो अनर्थ होंगे जिनके द्वारा क्वचिद उत्पन्नो अपि द्वेषः सुलभ व्यलीकेषु, जिनके द्वारा सुप्राप्य दुखेषु, सुलभ व्यलीकेषु सुप्राप्य दुखेषु, जिसके द्वारा दुख सुप्राप्य है, यानी बहुत आसानी से प्राप्त होने वाला है। ये जो अनर्थ होने वाले हैं, इनसे दुख तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, दुख तो मिलना ही है। तो ये क्वचित उत्पन्नो अपि द्वेषः सद्वृत्तम अस्मै न रोचयेत्। ये जो द्वेष है, इसको सद्वृत्त के प्रति न उत्साहित कर सके। हो सकता है कि ये जो आसानी से मिलने वाला कष्ट है, यानी अब ये कष्ट तो बहुत आसान है, अब तो इसको कष्ट मिलना ही है, लेकिन यह भी हो सकता है कि ये कष्ट इसको सद्वृत्ति के लिए प्रेरित न कर सके। इस कष्ट को पाने के बाद भी हो सकता है ये न सुधरे। भवतु, होने दो, जब कुछ नहीं कर सकते तो यही बचता है।
भविता तावद अनर्थ, हुआ करे अनर्थ, अब हम कर भी क्या सकते हैं। स्तंभित पिशुन जिह्मो यथा कथंचित भ्रष्ट पदस्तिष्ठेयम, यथा कथंचित अभ्रष्ट पदस्तिष्ठेयम। स्तंभित पिशुन जिह्वो, अपनी पिशुन जिह्वा को स्तंभित करके, रोक करके, अपनी जिह्वा पर ताला लगा करके, यथा कथंचित, येन केन प्रकार, जैसे तैसे करके, अभ्रष्ट पदः तिष्ठेयम, बिना भ्रष्ट हुए पद पर हम स्थिर रहें, यानी हम अपने पद से न उतार दिए जाएं, इतना ही बहुत है। अब अगर हम लगातार राजा को अरुचिकर लगने वाली नीतियों के बारे में समझाते रहेंगे तो यह भी हो सकता है कि राजा क्रोध में आकर के हमें हमारे पद से उतार दे, हमें पद से बहिष्कृत कर दे। जब हमारी कुर्सियों पर, हमारे आसन पर दूसरों को बैठने के लिए वो अनुमति दे देता है तो ये भी हो सकता है कि हमारे पद पर हमको हटाकर किसी और को बिठा दें। तो सब मंत्री अंततः अपना पद बचाने में लग जाते हैं कि राजा के अगर मन की नहीं बोल सकते तो इसके मन के खिलाफ भी मत बोलो, चुप रहो, क्योंकि बोलने से भी कोई लाभ तो है नहीं। मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको कहा था कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेग ही नाश। सचिव, वैद और गुरु, ये तीनों अगर भय से प्रिय बोलने लग जाएं तो राज, धर्म और तन तीन का नाश होगा। सचिव अगर भय से अगर प्रिय बोलेंगे तो राज्य का नाश होगा। वैद अगर भय से प्रिय बोलेंगे तो तन का नाश होगा। आपके शरीर में बीमारी है लेकिन वैद्य कहेंगे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं। अब बीमारी तो नहीं मानेगी ना, वैद्य कुछ भी कह दे तो आप मरे, वैद्य को क्या फ़र्क पड़ना है, उसे तो अपनी फीस मिल रही है। तो सचिव, वैद, गुरु, और गुरु अगर आपके भय से प्रिय बोलने लग जाए तो आपके धर्म का नाश होगा। तो इससे बेहतर है कि चुप रहा जाए। वैसे भी सलाह उसी को देनी चाहिए जो सलाह को सुनना पसंद करे, और अगर कोई सलाह को सुने ही नहीं तो उसको सलाह देने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपने उस बंदर की कहानी सुनी होगी जो बारिश में भीग रहा था और चिड़िया जो अपने घोंसले में बैठी थी उसने बंदरों को समझाया कि तुम लोग कैसे हाथ पैर वाले हो, हमने तो चोंच से जैसे तैसे करके घोंसला बनाया और सुरक्षित बैठे हैं ना अपने घोंसले में, भीगने से बचे हुए अपने बच्चों के सहित, और तुम लोगों ने तो हाथ पैर हैं, तुम अपने लिए घर क्यों नहीं बना सकते हो। बंदरों को उसके समझाने से कोई लाभ तो नहीं होना था, उल्टा बंदरों ने उनके घोंसलों को नोच करके फेंक दिया और अब वो भी भीग रहे थे, उनके बच्चे भी भीग रहे थे। तो लिहाजा जब ये स्थितियां बन जाएं तो अपना कद बचाना ही श्रेयस्कर है, ऐसा सोच करके मंत्रीगण चुप हो जाते हैं। और इसका परिणाम हम आगे देखेंगे कि अब राज्य विनाश के कगार पर पहुंच जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। शेष अगले